मैं 8 साल से बीजेपी में हूँ और बीजेपी का काम है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कांग्रेस को बुरा भला कहना। मैं नहीं करता। मैंने कहा मैं जिस पार्टी में 42 साल रहा हूँ, मैं इतना गिर के मैं राजनीति नहीं करता। पंजाब में कोई आप पार्टी थोड़ी जीती है, वहाँ तो कांग्रेस ने ठोको, अकालियों को ठोको, यानी ठोकना जरूरी था, जीतते कोई। यह स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है। मैं इससे थोड़ा सा हटके बोलता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर 2100 के 4200 भी कर दें तब भी किसान गरीब रहेगा। जो भजन लाल जी की वोट हैं वो बीजेपी को ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब ये समझ रहा है कि मैं ही उसका मालिक, मैंने कहा गलत है। नहीं, ये तो खुद भी ट्रांसफ़र हो रहा है बीजेपी को, तो अच्छी बात है, क्योंकि आप भी ये समझते होंगे कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूँ या बीजेपी के हक में बोलूँ या कांग्रेस के, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो 2 साल पहले कह गया मैं राजनीति तो करूँगा लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज कैथल पहुँचे हो, नगर परिषद के चुनाव कैथल में चल रहे हैं, तो किस नज़रिए से देखा जा रहा है? तो अभी मैंने सभी साथियों को कहा, ये तो आपस में ताल्लुकात जो होते हैं, इसमें इस चुनाव को राजनीतिक दृष्टि से पार्टियों के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि ये चुनाव आपसी, मतलब मैं ये कहूँ कि भाई किसी की ज़्यादा लोगों में रसूख है तो लोग यहाँ पार्टी के हिसाब से नहीं, उसके रसूख के हिसाब से भी वोट देते हैं, तो अलग होता है इसका। अब आप ये पूछोगे मेरे से जी इसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ता। इन चुनाव से आप कोई नतीजा नहीं निकाल सकते कि किस पार्टी की पोजीशन अच्छी है, किसकी बुरी है। दूसरी बात ये भी बता दूं कि जो परिषद है उसमें बीजेपी की पोजीशन अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी की वोट है, और उससे जब नीचे चले जाएंगे तो बीजेपी की वोट इतनी नहीं जितनी यहाँ है, और उससे नीचे जब गांव में चले जाएंगे तो वो भी कम हो जाती है। जी है, मतलब गांव में अगर पंचायत में के इलेक्शन भी सिंबल पे करवाना चाहे बीजेपी, तो क्या असर पड़ेगा? तो आपका कहना है कि इतना मार्जिन नहीं ले पाएगी बीजेपी जो नगर। असल में तो गांव के इलेक्शन में ना तो बीजेपी ना दूसरी पार्टियां, मेरा अंदाज़ा है कि वो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है जिला परिषद के चेयरमैन वगैरह का चुनाव वो सिंबल पर लड़ा दें, और रूलिंग पार्टी को ये फायदा होता है, जीत तो कोई, जीतने वाला के गया राह दिल का है, क्या कहेगा भाई मैं दिल्ली के साथ हूँ, ये कहते कि जी हमारे 85% जीत होगी। ये सब कहानियाँ हैं, कुछ नहीं करते। अजय मक्कर हार गए हैं जी राज्यसभा में, तो मतलब वो आरोप लगा रहे उसके हैं। बाद कांग्रेस में अलग तरीके की राजनीति शुरू हो गई है, कुलदीप बिश्नोई को लेके। कांग्रेस, देखो हरियाणा में कांग्रेस अभी जिंदा है, कई राज्यों में तो बढ़ ली ना, यहाँ अभी जिंदा है कांग्रेस। अगर कांग्रेस ठीक तरीके से बर्ताव करे तो कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकती है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग कहते हैं, आप भी कहते हो जी सब कुछ सौंप दिया कांग्रेस ने। जिसको सब कुछ सौंप दिया वो अगर बड़े दिल से काम करेगा तो कुछ अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। संकुचित होकर करेगा, ये मेरा है, इसको टिकट दूंगा, इसको नहीं देनी, फिर मामला गड़बड़ है। तो राज्यसभा में ऐसा हुआ है, आपको लगता है कि हुड्डा संकुचित हो गए? राज्यसभा में हुड्डा संकुचित हो गए? राज्यसभा का तो रिजल्ट जो है वो कांग्रेस के हक में जाना चाहिए था, गिनती के आंकड़ों के हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि अगर पार्टी हारी है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें दोषी है, और दोषी सिर्फ वोट देने वाला नहीं होता, दोषी माहौल ख़राब करने वाला भी होता है। और ये वकील बैठे हैं सारे, कॉन्स्पिरेटर भी उतना ही दोषी होता है। पार्टी के प्रभारी तक पे सुई उठ रही है कि उनकी भूमिका भी सही नहीं थी। अजय, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं विवेक पासवान, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनकी भूमिका भी जो है इस चुनाव में सही नहीं थी। पता नहीं आपको, और तो देखो उनके अंदर खाने की बात है। आपको बंसल है ना, विवेक विवेक बंसल, मैं जानता हूँ उसको, बहुत पुराना। और बंसल जी के लड़के ना ना, ना बस अलीगढ़ का है।
ये कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि मैंने क्रॉस वोट करके बदला ले लिया अपना उठा से। ये भी छोटी राजनीति है। कुलदीप अगर ये कहे तो वो तो, और ये तो आपने तो थोड़ा शब्दों का इस्तेमाल किया, उसने तो और भी कुछ कह रखा है। काफ़ी कुछ हाँ काफ़ी कुछ बोला होगा। हाँ, तो ये राजनीति में ठीक है, हार जीत होती रहती है। पार्टी में कभी किसी को अच्छा मौका मिल जाता, नहीं मिलता, लेकिन इतनी दुर्भावना से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कल फिर यही आ जाएगा, फिर क्या होगा? तो ये मौका होता है। मैं 8 साल से बीजेपी में हूँ और बीजेपी का काम है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, कांग्रेस को बुरा भला कहना। मैं नहीं करता। मैंने कहा मैं जिस पार्टी में 42 साल रहा हूँ, मैं इतना गिर के मैं राजनीति नहीं करता कि मैं जिनके साथ रहा उनको कहें ये माड़े हैं, बुरे हैं, ये मतलब राजनीति में जो मूल्य हैं उनसे नीचे की बात नहीं। और यही बात किसी आदमी को अच्छा बुरा साबित करती है। अब यही कुलदीप बिश्नोई हैं। मैं जब बीजेपी में शामिल हुआ था, मेरे को हमेशा कहने लगे भाई हम इनसे नाता नहीं तोड़ना चाहते, अगर आपकी कोई बात हो तो इनसे कर लो। इनका हमारा जब समझौता हुआ था तो 45-45 का था। जब हम कुछ नहीं थे, अब हमारा राज है, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो अब हम वो बीजेपी तो नहीं है, सही। लेकिन ये है कि मैं इनको 20 से 25 सीटें भी दे सकता हूँ। अच्छा। मैंने इनको कहा भी, मैंने कहा भाई इससे बढ़िया मौका कोई नहीं। और ये भूल जाओ कि ये वही बीजेपी है जो 45-45 पे है। अब बीजेपी राज पार्टी है। आप, और मैंने कहा मेरा अगर मैंने फैसला करना हो ना, मैं 5 सीटों पे भी कर लूँ, क्योंकि अब ये समझना कि उस पे मैं रहूं, तो वो बात सारी उम्र वो होती नहीं। आज बीजेपी जो भजन लाल जी ने जो वोट बनाई थी, जाटों को उल्टा सीधा बोल के, उन्होंने 12-13 साल यही राजनीति की है ना। देवीलाल जी वो और वो देवीलाल जी को और भजन लाल, जातिगत राजनीति। तो ये जो है, मैंने कहा आज वो जो भजन लाल जी की वोट हैं वो बीजेपी को ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब ये समझ रहा कि मैं ही उसका मालिक, मैंने कहा गलत है। नहीं, ये तो खुद भी ट्रांसफर हो रहा है बीजेपी को। तो अच्छी बात है। अगर खुद नहीं ट्रांसफ़र होता तो आगे मुसीबत हो जाती। इलेक्शन लड़ना भी फैसला सोच समझ के लेता है। हम तो यही कहेंगे भाई अब जो फैसला उसने लिया है, हो सकता है 2-4 दिन में बीजेपी में शामिल भी हो जाए, तो अच्छा उसका भविष्य ठीक है। और कोई उसके दिमाग में ही हो कि मैं अलग कुछ करके दिखा दूँगा। जो काम चल रहे हैं हरियाणा में विकास को लेके, और वो तो आप लोगों से पूछो, मेरे से भी पूछते हो। फिर भी आप कांग्रेस में थे तो वहाँ भी आपका तेवर वही था, यहाँ भी वही है। संतुष्ट और बिना संतुष्ट की बात नहीं है। बात यह है कि जो बेसिक इश्यूज हैं वो आज तक ना तो कांग्रेस ने सॉल्व किए। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 8 साल से बीजेपी है, वही भुखमरी, वही गरीबी, वही अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो चीज़ें हैं, ये किसी भी सरकार के, मैं ये नहीं कहता कि प्रयास नहीं हुए, प्रयास हुए, किसी की भी सरकार आई हो, इन्होंने भी किया है। लेकिन इस देश को जो 1991-92 में नरसिम्हा राव जी के टाइम में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, आर्थिक सुधारों का जो एक युग शुरू हुआ था, उसको 30 साल हो गए। 30 साल में अखबार लिखता है कि हर 36 घंटे में एक आदमी इस देश में करोड़पति बनता है। करोड़पति तो बहुत बन गए, लेकिन गरीब जो है वो नहीं ऊपर उठ सका। कहीं ना कहीं हमारी जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, उसका मेन मुद्दा ये था कि एक जो इकॉनमी है उसका एक ऐसा स्टेटा बढ़े जिससे लगे कि ये देश अब संपन्नता की तरफ जा रहा है। आज हालत ये है कि गरीब आदमी को उसका ड्यू नहीं। किसान आंदोलन में क्या हुआ? यही था ना, किसान आंदोलन में किसान ने ये समझा कि भाई हमारे को अगर इसी तरह खेती करनी है और वो भी
घाटे का सौदा करके, तो ऐसी खेती से तो बचाए। और यही उनके दिमाग में था। 13 महीने वो बैठे रहे, जो वो कृषि, ये जो यूनियन के लीडरों के हिसाब से नहीं बैठे, उनको ये लगने लगा तुम्हारी ज़मीन जाएगी, ये जो 3 कानून हैं ये कहीं ना कहीं तुम्हारी ज़मीन छीनने के हैं। इसलिए वो बैठ गए, एक कॉमन कॉज बन गया। मैंने बहुत कहा, सेंटर के हमारे जो भी तोमर जी हैं, नड्डा जी हैं, इवन अमित शाह जी हैं, मैंने कहा गलतफहमी में मत रहना। तुम कहते ना नहीं 2 महीने में उठ जाएंगे हमारे को। मैंने कहा नहीं उठते 2 साल। मैंने कहा छिक्के और किसान है ये मैंने कहा वो नहीं है, ये तो अपने घर से ठीक तैयार होके आ रहे हैं। और ये जब तक इनके दिमाग में ये बात रहेगी, कहने लगे हमने ये तो कभी कहा नहीं कि इनकी ज़मीन जाएगी। मैंने कहा इनको लग रहा है ना। तो आपने देख लिया प्रधानमंत्री जी ने फिर आगे कहा भाई कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हमारी तपस्या में कमी रह गई। और तपस्या के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही, वो बड़ी मतलब, अब तो पॉलिटिकल आदमी है, एक शब्द को समझते हैं, आप भी समझते होंगे, कि समझाने में, एक छोटे से वर्ग को समझाने में हम सफल नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि वहाँ तो जाट बैठे थे और रहे नहीं कोई। उन्होंने, और हमारे को पता था ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आज देश समझ चुका है। कृषि एक ऐसा सौदा है, एक तरफ तो मैं जैसे अभी कहा कि मैं ये नहीं कहता देश में तरक्की की, उद्योग में भी, व्यापार में भी, और बड़ी इंडस्ट्री भी आई, लेकिन कृषि के जो मामले में जो किसान को उसका हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और हम खुश हो जाते हैं कि अब की बार 2100 कर दिया, अगली बार 2200 कर दोगे। वो कहेंगे ठीक है 100 रुपये तो बढ़ा दिए। और किसान यूनियन कहेगी हमने तो 2400 मांगे थे। आज किसान को मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, मैं इससे थोड़ा सा हटके बोलता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर 2100 के 4200 भी कर दें तब भी किसान गरीब रहेगा। इस देश की दौलत में हमारा तो हिस्सा ही नहीं, हम कहीं नहीं हैं। एक इंग्लैंड के उसने कहा है, वो जो कॉफ़ी पैदा करने वाले जो किसान हैं उधर कर्नाटक वगैरह में, वो कहने लगा कि जो 5 सितारा होटल है उसमें एक कप कॉफ़ी 200 रुपये की मिलती है। एक किसान से पूछा बताओ तुम्हारा उसमें हिस्सा कितना है? वो कहने लगा जी हम तो कॉफ़ी बहुत ही काट ली, बेच आए, हमने क्या पता। उसने खुद बताया कि 200 रुपये में उस किसान का 2 रुपये 37 पैसे हिस्सा है। अब ये जो ये इकोनॉमिक्स है ये तो बहुत घातक है। और इंडिया जैसा मुल्क जिसमें 1 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग रहते हों, वहाँ इसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन रही, तो ये प्रजातंत्र के लिए भी, ये खेती के लिए भी, और ये देश के लिए भी एक सिग्नल है कि हमारे को कुछ ना कुछ आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। और मैंने तो ये फैसला किया है, क्योंकि आप भी ये समझते होंगे कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूँ या बीजेपी के हक में बोलूँ या कांग्रेस के, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो 2 साल पहले कह गया मैं राजनीति तो करूँगा लेकिन चुनाव नहीं लड़ूँगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आज के युग में ये जो आमूल चूल समस्याओं का एक इनका कोई फार्मूला ऐसा निकले जिससे कि किसान को भी लगे, गरीब को भी लगे, स्टूडेंट को भी लगे, अनएम्प्लॉयड को भी लगे, और जो ये चोरी करते हैं भ्रष्टाचार वाले इनको भी डर लगे। ये नए सिरे से, नए फार्मूले से सोचना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे यूँ ही भ्रष्टाचार रहेगा, यूँ ही गरीबी रहेगी, यूँ ही किसान पिसता रहेगा। तो इसलिए एक बहुत व्यापक सोच की ज़रूरत है, और आज का नौजवान यही चाहता है। पंजाब में इलेक्शन हुआ, पंजाब में कोई आप पार्टी थोड़ी जीती है, वहाँ तो ये कांग्रेस ने ठोको, अकालियों को ठोको, यानी ठोकना जरूरी था, जीतते कोई। तो ये हरियाणा में भी हो सकता है।
लेकिन अभी समय रहते हमारे को कुछ ना कुछ इन बातों पे विचार करना चाहिए। और ये नहीं कि ये रणदीप सिंह का आदमी है, ये कांग्रेस का है, ये आज फतेह कौन सा भेजा आया हुआ है बीजेपी की वोट मांगना, ये दीज आर स्मॉल मैटर्स। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका जो युवा है वो गड़बड़ में है। वो कहता भाई जो करना हो हमारे हथेली पे सरसों जमाओ। आज के यूथ की ये सोच है। अब वो जम सकती है अगर आपका मन साफ हो, आप कुछ करना चाहो तो। लेकिन जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें नहीं हो सकता। उसको सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।